प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉग सिस्टम कॉल को और फिर एग्जिट एलपी कंप्लीट सिस्टम कॉल को हमने डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन। ओके, तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि हम चाइल्ड क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट चाइल्ड, उसका बेनिफिट क्या है और चाइल्ड क्रिएट करते कैसे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होती है। तो आपके सामने ये एक कोड है जिसमें हम सिंपल एक पीआईडी वेरिएबल है फॉर्म सिस्टम कॉल जो है वो यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ चाइल्ड। फॉर्म सिस्टम कॉल अगर सक्सेसफुल होती है, इन केस सक्सेस, तो क्या होगा, पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा और चाइल्ड को क्या रिटर्न करेगा, चाइल्ड को 0 और पेरेंट को 0। तो होता बेसिकली ये है कि ये कर्नल स्पेस है, कर्नल स्पेस के अलावा बाकी सारी जो स्पेस है वो यूजर स्पेस है। ओके, यूजर स्पेस में पेरेंट प्रोसेस चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने फॉग कॉल किया, एग्जैक्ट डिटो कॉपी जो है वो पेरेंट प्रोसेस की क्रिएट हो गई, चाइल्ड प्रोसेस बन गया हमारा। ठीक है, चाइल्ड के पीआईडी में जो पीआईडी जो वेरिएबल होगा उसमें 0 आएगा। ठीक है, और पेरेंट के जो पीआईडी में क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है जो कि चाइल्ड प्रोसेस का आईडी है। ओके, सो जब हम चाइल्ड क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में ये चेंजेस आते हैं। नाउ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर पेरेंट और चाइल्ड ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे होगी, उसको कहते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से दो तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं या फिर कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंट, नंबर 2 कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, प्रोसेसेस के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मींस प्रोसेस ए इंडिपेंडेंट चल रहा है और प्रोसेस बी इंडिपेंडेंट चल रहा है। एक जो है, एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, कुछ डिमांड नहीं कर रही होती, कुछ सेंड नहीं कर रही होती, कुछ रिसीव नहीं कर रही होती, बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो जाता है इन एनी केस दूसरा प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, मींस वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दे आर सेंडिंग मैसेज ईच अदर। ओके, तो पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर ये वाला कोड है आपके पास जिसमें चाइल्ड ने ये वाला कोड फॉर चाइल्ड यहाँ पे आएगा और कोड फॉर पेरेंट जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, अगर तो पेरेंट प्रोसेस ने डिसाइड किया है कि चाइल्ड ये वाला काम करेगा, ठीक है, और जब वो काम कर लेगा तो मैं भी उससे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है एक अरे में से, ठीक है, और 100 की अरे है तो वो 50 एलिमेंट्स इसको दे देगा, 50 एलिमेंट्स उसमें से सर्च आउट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सर्चिंग है वो 2 टाइम फास्टर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट रिटर्न करेगा मैक्सिमम, ये भी अपना एक एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो फाइनल जो है टोटल रहेगा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो ये वो टास्क होता है जिसमें सेम काम कर रहे होते हैं, पेरेंट और चाइल्ड है वो सेम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड है वो टोटली डिफरेंट काम करे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट काम करे, ठीक है, उसके पेरेंट के साथ कोई लेना देना ना हो, उस केस में आप एग्जिक एलपी जो है वो सिस्टम कॉल यूज कर सकते हैं
और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किसी और बाइनरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमने दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, उसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, वेरियस टेक्निक्स जिसके थ्रू हम दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो क्या चीज रिक्वायर्ड है? कम्युनिकेशन मीडियम, लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ, चिंग चांग, समझ आ रही है? तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो अगर दरमियान में है तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, दो प्रोसेस है, अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन मीडियम। आप ईमेल सेंड करते हो एक दूसरे को, दैट इज अ कम्युनिकेशन, यस ऑफ कोर्स। लेकिन अभी जो कम्युनिकेशन हो रही है और जो ईमेल्स के ऊपर कम्युनिकेशन होती है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये कम्युनिकेशन जो है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आप स्किप कर देंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी, दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने मैसेज जो है वो लॉस्ट कर दिया, मैसेज रिसीव नहीं किया। ओके, you are actually not intending to receive message, you are doing something else. अगर ईमेल्स की बात करें, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। उसमें एक हम बेसिकली एक बफर यूज कर रहे हैं दरमियान में। सेंडर जो है वो अपना मैसेज जो है वो उस बफर में रख रहे हैं और आपकी मर्जी है कि आप जब मर्जी उस इनबॉक्स को, उस बफर को रीड कर लें और अपना मैसेज जो है वो रीड कर लें। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी कम्युनिकेशन होगी तो ऑफ कोर्स देयर इज अ सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करेगा, देयर इज अ रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है मैसेज। ठीक है, कि मैसेज क्या है जो आप सेंड करना चाह रहे हो। ठीक है, और वाया कम्युनिकेशन लिंक और कम्युनिकेशन चैनल, कोई चैनल यूज हो रहा होगा, कम्युनिकेशन चैनल। कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स कौन कौन पढ़ रहा है या पढ़ लिया किसने पढ़ा? आप पढ़ लिया आपने? ये जो पहला जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसमें ये बताया जाता है कि फाइव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक मैसेज होता है, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है मीडियम, एक और चीज होती है, वो क्या है? मॉडेम। तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल का ही पार्ट है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स। सो आप पास हो गया कोर्स में, आपने बता दिया प्रोटोकॉल्स, ये पांचवी चीज होती है। पांच चीजें अगर होंगी तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। ठीक है, सेंडर भी होगा, एक रिसीवर भी होना चाहिए, मैसेज जो आपने सेंड करना है, जो कन्वे करना है वो होना चाहिए, किस मीडियम के थ्रू आपने कन्वे करना है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है इफ, एल्स, इफ एंड बट्स, इस तरह की चीज कि अगर फॉर एग्जांपल जब हम प्राइमरी क्लास में थे तो मिस जो फीमेल टीचर को पढ़ाती होती थी, तो अगर वॉशरूम जाना है तो ये दिस इज द सिग्नल फॉर द टू गो वॉशरूम, तो दिस इज प्रोटोकॉल। ओके, कि हमने उस चीज को लिंक किया है किसी खास चीज के साथ, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कौन सी चीज का मतलब क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं यस, इसको हम ओके कहते हैं कि हम काम हो गया, डन हो गया। ठीक है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में इसका डिफरेंट मतलब है, डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो अभी मुझे याद नहीं, लिफ्ट में लगी मतलब अगर आप देखोगे चाइना में इसका कुछ और मतलब है, मतलब इस चीज का कुछ और मीनिंग है उनके नजदीक। ठीक है, तो हम विक्ट्री का निकाल लाते हैं ना, तो कई कंट्रीज में इसका मीनिंग डिफरेंट है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका मीनिंग तो सिंबल्स डिफाइन हुए होते हैं कि हर चीज का मतलब है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज होते हैं।
अब हम यहाँ पे सेंडर जो है वो भी एक प्रोसेस है और रिसीवर जो है वो भी एक प्रोसेस है। मैसेज क्या है, मैसेज कोई एक स्ट्रिंग होगी जो हमने सेंड करनी है व्हाटएवर, ठीक है, कोई आइटम है जो हमने सेंड करनी है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होंगे, ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स, हाउ वी कैन डू कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। ओके, सो लेट्स डू इट। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस होते हैं जिनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, उनको हम कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है या कोऑपरेटिंग प्रोसेस हम क्यों बनाते हैं, व्हाई वी नीड टू क्रिएट कोऑपरेटिंग प्रोसेस, क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन मतलब दो प्रोसेस को कोऑपरेटिव प्रोसेस बनाना क्यों जरूरी है, इंफॉर्मेशन शेयर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। या हम बेसिकली इसका आंसर ये है कि हम अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वी नीड कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि केपेबल होते हैं कम्युनिकेशन शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज ही नहीं आती, ठीक है, यू आर नॉट केपेबल टू सेंड मैसेज, ठीक है। एग्जैक्टली दो प्रोसेसेस कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होंगे अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है कोऑपरेटिव प्रोसेस का वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट चाइल्ड, जब हम चाइल्ड क्रिएट करते हैं तो हमारी बेसिकली आईओ लेटेंसी मिनिमाइज होती है, तो हमें क्या मिलता है, कंप्यूटेशन स्पीड अप मिलता है। हमारा जो काम 1 घंटे में हो रहा होता है, हम वही काम 30 मिनट्स में, 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में कर रहे होते हैं। ओके, तो हमें कंप्यूटेशन स्पीड अप मिल रहा होता है। ओके, जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने की, वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप गेन कर रहे हैं। पहले अगर हमने 100 सेकंड कर रहे हैं 100 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 चंक्स बना लेंगे और 2 पैरेलल काम हो रहे होंगे, तो उस केस में हमें कंप्यूटेशन स्पीड अप मिलेगा, लेसर टाइम मिलेगा। लेकिन जब हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे तो सिर्फ हमारी सीपीयू यूसेज यूज हो रही होगी, आईओ तो नहीं कर रहा होगा। आयो नहीं कर रहा, लेकिन जब भी वो आयो करेगा, ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल सच एज सीपीयू और आयो चैनल्स। अगर आपके पास, अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर की, ठीक है, तो आपको पता है कि nowadays you don't have single processor machine, you have quad core, ठीक है। तो इस तरह के डुअल कोर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज भी हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक सीपीयू की एक कॉपी है, एक कॉपी नहीं है, यू हैव मल्टीपल सीपीयूज, ठीक है। सो जैसे आप इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से आप इलेक्शन डे पे जो भी जहाँ पे भी आपका वोट, इलेक्टोरल वोट जो है वो बनता है, वहाँ पे आप जाते हो सेंटर में, तो वहाँ पे 2 पूल बने होते हैं ना, 2 या 3 बने होते हैं, तो इन पैरेलल 3 बंदे वोट कास्ट कर रहे हैं, मतलब एक पूल की मल्टीपल कॉपीज हैं। एग्जैक्टली सिस्टम में भी सीपीयूज की मल्टीपल कॉपीज हैं। ओके, सो मल्टीपल कॉपीज होने का मतलब ये है कि जितनी कॉपीज होंगी सीपीयूज की, उतने सीपीयूज इन पैरेलल भी यूज किए जा सकते हैं। ओके, अगर 4 सीपीयू हैं तो 4 प्रोसेसेस जो हैं वो मल्टीपल मतलब पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं अगर उन्होंने सीपीयू ही यूज करना है। दैट इज व्हाई वी लोड मल्टीपल प्रोसेसेस इनटू द मेमोरी। ओके, तो ये नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मॉड्यूलरिटी का। जब आपने एक लार्ज सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है, आप क्या करते हो, आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। तो आप कहते हो अच्छा ये इस मॉड्यूल पे आप काम करेंगे, इस मॉड्यूल पे आप काम करेंगे, इस मॉड्यूल पे मैं काम करूंगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम पैरेलल काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो अगर एक प्रोसेस जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि ये चंक जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये चंक इंडिपेंडेंट है, ये कर सकता है, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा और उसका जो भी उसका फीडबैक होगा वो रिसीव करके उसके ऊपर मैं अपना जो है रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ फाइनल रिजल्ट्स। तो इसमें जो वी वांट मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलरिटी, हमें मॉड्यूलर फैशन में अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है।
इससे यूजर को क्या फायदा होता है? यूजर जो है, यूजर कन्वीनियंस के लिए हम बेसिकली कर रहे होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करते, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्रोसेसेस तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्रिएट नहीं करते, हम पेरेंट कर रहे हैं, हम चाइल्ड क्रिएट नहीं करना, जो भी टास्क है आपको दी करनी है, ठीक है, तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट, जो काम उसको दिया गया वो तो हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या होगा? मेमोरी डिसएडवांटेज होगा। मेमोरी तो बल्कि कहाँ आपकी यूज होगी? जब एक पेरेंट जो है वो चाइल्ड क्रिएट करता है तो मेमोरी तो डबल यूज हो रही होती है, दो प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग, तो टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। और टाइम ज्यादा लगने का क्या मतलब है? काम तो हो रहा है, टाइम ज्यादा लगने का मतलब ये है कि यूजर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मेरा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, वो उसके लिए कन्वीनियंस नहीं है, हो सकता है वो कहते हैं वो चाहे अर्जेंट काम, ठीक है, अर्जेंटली मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये बेसिकली जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं वो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द फोर मेजर एडवांटेजेस टू क्रिएट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम इसकी एक जिस तरह हम लोग मेमोरी में एक प्रोग्राम लोड करते हैं उसके 4 पार्ट्स लोड होते हैं, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस किस तरह इंटरकनेक्ट होता है उन 4 पार्ट्स, जिस तरह कोड सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है, रीपोर्ट चेक, इसी की कॉपी बनती है, तो किस तरह इंटरलिंक होते हैं? इंटरलिंक क्यों होंगे वो आपस में? जिस दोनों अलग-अलग प्रोसेस हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास पेरेंट में कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ही आ रहा है, इस तरह से उनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इस तरह से इंटरलिंक होने का मतलब ये है कि देयर इज अ प्रोड्यूसर जिसने भी आइटम प्रोड्यूस करनी है। एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एग्जांपल लेते हैं। प्रोड्यूसर एक प्रोसेस है और एक कंज्यूमर एक प्रोसेस है। प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो क्या करता है? वो आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा है? वो आइटम्स को कंज्यूम कर रहा है, ओके। दिस इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ओके। अब देयर इज अ बफर, ठीक है, जिसको हम पूल कह रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर अपनी जितनी भी आइटम्स है वो प्रोड्यूस करके इसमें पूल में रखी जा रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है वो इस पूल से वो कंज्यूम है, वो चीजें जो है वो आइटम्स जो है कंज्यूम किए जा रहा है। अब ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दो प्रोसेसेस जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया पूल। ये पूल क्या हो कि दोनों कम्युनिकेट कर लें, मींस दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो बेसिकली वो उसको टर्मिनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट कर देगा कि यू हैव एक्सेस्ड इल्लीगल मेमोरी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरिया होता है, जो पूल होता है, ये शेयर्ड मेमोरी होती है बिटवीन दो प्रोसेसेस, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी कैसे बनाते हैं? प्रोग्राम के थ्रू, वो भी आगे प्रोग्राम जो है इसमें गिवन है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर में आपको मैंने बताया कि दो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने एक पूल के थ्रू आइटम्स जो है एक ने प्रोड्यूस करनी है, दूसरे ने कंज्यूम करनी है। और अजम्पशन ये है कि ये जो पूल है ये शेयर्ड पूल है, शेयर्ड एरिया है, देयर इज अ शेयर्ड मेमोरी जिसमें प्रोसेस ए भी राइट कर सकते हैं और प्रोसेस डी भी राइट कर सकता है, प्रोसेस ए भी रीड कर सकता है और प्रोसेस डी भी रीड कर सकता है, उसको हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से किस तरह से लिंक होंगे दो प्रोसेसेस? शेयर्ड मेमोरी के थ्रू, ओके। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा देखते हैं प्रोग्रामेटिकली। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि देयर इज द डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं बफर। तो मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया बफर साइज, उसका साइज है 10, ओके। बफर का साइज जो है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। सी में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट लाइक अ डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। आइटम बेसिकली हमने एक कोई भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हमें जरूरत नहीं है उसकी कि उसमें क्या चीज है, ठीक है। उसमें एक इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक फ्लोटिंग वेरिएबल भी हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग यू वांट टू पुट इनटू द आइटम। तो आइटम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने जो पूल बनाया है उसका साइज है 10, मींस पूल में
10 आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है, 10 आइटम्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो हमने बनाया एक बफर बनाया, बफर की बेसिकली एक अरे है, अरे ऑफ आइटम्स है। आइटम क्या है, एक स्ट्रक्ट है, आइटम टाइप का हमने बफर बनाया, ठीक है, मींस उसका साइज 10 है, बफर साइज जो है यहाँ पे 10 है। एक बफर है जिसका साइज 10 है और वो आइटम टाइप का है, मींस उसके हर इंडेक्स पे एक आइटम प्लेस की जा सकती है। ओके, दो हमने वेरिएबल्स लिए हैं, इन एंड आउट, ठीक है, दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। तो बेसिकली है क्या, एक बफर है जिसका नाम, और उसके कितने इंडेक्सेस हैं, 10, 0 to 9, इसका साइज ये है, और इसके हर इंडेक्स के ऊपर एक आइटम रखी जा सकती है। यहाँ पे भी आइटम 1 है, आइटम 2 है एंड सो ऑन, आइटम 10 है। इस तरह से हम इसके ऊपर 10 आइटम्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इनिशियली बफर क्या है, इनिशियली बफर जो है वो एम्प्टी है। ओके, अब इस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं, 1 0 1 2 3 4। साइज जो है वो हमारे पास, बफर साइज जो है वो 5 है, ये बफर है, ठीक है, जिसमें हम आइटम्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इनिशियली इन पॉइंटर जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और एक आउट पॉइंटर है वो भी 0 को पॉइंट कर रहा है, दोनों जो है इनिशियली 0 को पॉइंट कर रहे हैं। अगर इन और आउट दोनों इक्वल होते हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है बफर एम्प्टी है, ठीक है। और बफर फुल कब होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन जो है वो, ये बेसिकली इंडेक्स कौन सा है, ये बेसिकली इंडेक्स है साइज -1, ठीक है, साइज में क्या पड़ा हुआ है 5, 5 - 1 = 4। तो अगर आपका, अगर आप जो है, होता ये है कि जब आप एक आइटम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ना, आइटम 1, तो आपका जो इन पॉइंटर है वो आगे मूव कर देता है, प्लस हो जाता है जहाँ पे। तो इन हमेशा इमीडिएट नेक्स्ट जो स्लॉट है, जो अवेलेबल स्लॉट है उसको पॉइंट करेगा। आइटम 2 अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो, ठीक है, तो इन जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा। आइटम 3, आइटम 4, जब आइटम 4 यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे, सॉरी, जब आप आइटम 4 पे आपने आइटम प्लेस कर दी, तो इन कहाँ पे पॉइंट करेगा, इमीडिएट नेक्स्ट स्लॉट पे यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इन आपका बेसिकली 4 को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे जब हम आइटम रखेंगे तो इन कहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। आइटम जो है अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये तो बेसिकली अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ कि बफर आपका फुल कब होगा, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर है उस तरह से आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, कंज्यूमर जो आइटम्स है वो किस तरह से कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेस करता जा रहा है वो पीछे से कंज्यूम भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे इन पॉइंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इन पॉइंटर, ठीक है, सो कंज्यूमर जो है हो सकता है एक आइटम कंज्यूम करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। कंज्यूमर आउट पॉइंटर को देखेगा, जहाँ भी आउट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वहां की आइटम जो है वो कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर जो है उसने एक आइटम कंज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जब मैं आइटम प्लेस कर दूंगा, क्या मेरा बफर फुल है, सर्कुलर लिस्ट बन जाएगी। इसका मतलब है इसको सर्कुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइटम 5 मैंने प्लेस की, मेरा बफर फुल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरी आइटम जो है वो प्लेस खाली हो गई है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारा जो इन पॉइंटर है वो इस तरह से मूव करेगा, राउंड रॉबिन इस तरह से। सर ये हो सकता है हमारा फोर्सफुली हम लोग किसी को पॉइंट करेंगे, नहीं, फोर्सफुली नहीं पॉइंट करवा सकते। हमारा जो वे ऑफ हैंडलिंग है, जो प्रोटोकॉल है इस एल्गोरिथम का, वो ये है कि हमने इस तरह से चलना है, बफर को इस तरह से फिल अप करना है, सीक्वेंस में फिल करना है।
अगर लास्ट स्लॉट फिल हो गई है फिर वो शुरू में जाएगा, ठीक है। तो आपका जब इन पॉइंटर यहाँ पे, अब हम सिंपल ये कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किस तरह से करेंगे। दिस इज द प्रोड्यूसर कोड। तो let me discuss that. ओके, ये प्रोड्यूसर कोड है। while वन का पता है आपको, while वन क्या होता है? इनफाइनाइट ट्रू। जब आप वन लिख देते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो while जो है वो चलता है, ठीक है। वन का मतलब ये है कि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो है उसका जब हमने उसको चला दिया तो प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा ये लूप चलाता रहेगा, ये वाला, ठीक है। उसका काम है सिर्फ ये लूप चलाना, और कंज्यूमर जो है वो भी ये लूप चलाता रहेगा। लूप में वो क्या रहा है, प्रोड्यूसर ने अगर कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस कर सकता है? बफर में। बफर जब एम्प्टी होगा या बफर जब फुल होगा? बफर जब एम्प्टी होगा। तो बफर एम्प्टी कब होगा? नहीं, आपने इन और आउट को देखना है, ठीक है। इन और आउट को अगर आप देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल ये तीन आपके पास स्लॉट्स हैं, ठीक है। ओनली 3 स्लॉट्स आर देयर। इनिशियली इन भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और आउट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। क्या बफर जो है वो एम्प्टी है? यस। तो इन दोनों की क्या कंडीशन बनती है, रिलेशनशिप क्या बनता है? इक्वल टू का। अगर इन इक्वल टू आउट होगा, इसका मतलब ये है कि बफर जो है वो एम्प्टी है, ओके। हमने यही चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है। प्रोड्यूसर एम्प्टी देखेगा या फुल देखेगा? दोबारा सोच लो। प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, वो एम्प्टी देखेगा या फुल देखेगा? अगर फुल हो गया तो वो प्रोड्यूस करके रखेगा। चले मैं एम्प्टी पे चेक लगाता हूँ। एम्प्टी पे आपने कहा था चेक है इन इक्वल टू आउट, ठीक है। आइटम यहाँ पे प्लेस कर दी, इन आगे मूव कर गया। अब एम्प्टी तो नहीं है ना, तो उसको आइटम नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए यार। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो एम्प्टी को चेक नहीं करेगा, वो फुल को चेक करेगा, ठीक है। अगर आपका बफर फुल नहीं है, ठीक है, तो वो आइटम प्लेस कर दे, सिंपल। अगर तो सारी की सारी आइटम्स जो है यहाँ पे प्लेस कर दी हैं, कोई स्लॉट एम्प्टी है ही नहीं, ठीक है, मतलब आपका बफर जो है वो फुल है, ठीक है, तो वो आइटम प्लेस नहीं कर सकता। अगर आपका बफर फुल नहीं है तो आइटम प्लेस करे। वो कहीं भी स्टोर ही नहीं कर सकता। तो यही तो आपने चेक करना है। प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करनी है, वो प्रोड्यूस करके उसने रखनी है अगर स्लॉट एम्प्टी है। अगर पहले वो देखेगा कि अगर स्लॉट एम्प्टी ही नहीं है तो वो आइटम प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना प्रोटोकॉल है। तो आपने क्या देखना है कि आपका जो बफर है वो फुल नहीं है, आपका बफर जो है वो फुल नहीं है। अब आपका जो बफर फुल है, एम्प्टी की आपने मुझे कंडीशन बता दी कि वो एम्प्टी की कंडीशन ये है, व्हेन इन इक्वल टू आउट होगा तो आपका जो बफर है वो एम्प्टी होगा। इतना हमें पता चल गया। फुल कब होगा? जब इन इज इक्वल टू साइज -1 होगा। लेकिन हमने कंडीशन देखी थी ये, जिसमें मैंने कहा था कि इन आपका यहाँ पे आ गया, आइटम यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इन अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इन हमेशा एम्प्टी स्लॉट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे जब आइटम प्लेस करेंगे तो इन को कहाँ पे मूव करना चाहिए? दोबारा इधर, ठीक है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इन में +1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ये चीज इंश्योर करनी है कि इन में जब पहले 0 हो, फिर उसमें +1 किया तो 1 हो जाए, फिर 1 में +1 किया तो 2 हो जाए, फिर 2 में जब +1 करें तो दोबारा 0 हो जाए,
ये कैसे बनाएंगे? मॉड लेना पड़ेगा। मॉड किसके साथ? साइज के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 6 से, तो ये हमेशा 0 और 5 के दरमियान नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है कि साइज जो है वो हमारा 3 है। जब हम मॉड लेंगे किसी भी नंबर का 3 के साथ, तो इनके दरमियान नंबर जनरेट करेगा, ओके। अब सर 2 ये जो में अगर व्हाइट हम बोर्ड पे +1 वर्क, करें तो बनता है 3। हमने 3 को बेसिकली 0 में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका मॉड ले लेंगे 3 के साथ, विच इज साइज, तो ये 0 इक्वल आ जाएगा। सर ये जो तो बोर्ड अगर व्हाइट बोर्ड पे वर्किंग कर रही है मॉड नजर लेने नहीं आ रही सही तरह। से साइज में जब जहाँ पे इन पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे आइटम प्लेस की +1 किया, जब +1 किया तो इन में हो गया 3। अगर 3 है उसका मॉड साइज लेने से वो आउट के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बफर फुल है। इस चीज की समझ आई है? अगर आपका इन जो है वो यहाँ पे पहले पॉइंट कर रहा था, आइटम प्लेस की उसने +1 होना है, इंक्रीमेंट होना है। अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे 1+1 करेंगे, 2 में +1 करेंगे तो 3 को हमने 0 में कन्वर्ट कर लिया, तो बेसिकली वो 0 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो आपका इन जो है वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन आउट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली ये तो एम्प्टी की कंडीशन है, ये तो क्या एम्प्टी की कंडीशन है। तो फुल की कंडीशन क्या होगी? अगर इन +1 परसेंटेज साइज ऑफ बफर इज इक्वल टू आउट, तब आपका बफर जो है वो फुल होगा। अंडरस्टैंड? तब आपका बफर फुल होगा। ये बफर फुल की कंडीशन है ये वाली। तो सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस करनी है, उसको क्या चेक करना चाहिए कि बफर फुल तो नहीं है। ये छोटा सा कोड है लेकिन बहुत ही ट्रिकी है। ये क्या लिखा हुआ है ये वाला? कोई सिंटैक्स इसको पता है? ये इसका क्या मतलब है? और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा? तो ये क्या चेक कर रहा है? प्रोड्यूसर आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर बफर फुल है, ठीक है। तो ये पहले चेक कर रहा है क्या बफर फुल है। अगर बफर फुल है तो क्या करे? जो ये बताएगा ना वो उसको सी लैंग्वेज या C++ का पता है। अब मैंने कॉलन डाल सेमीकोलन डाल दिया, टर्मिनेट कर दे। नहीं सर, और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो नीचे जाएगा नहीं है, नीचे कहाँ जाएगा सर? एंड तक पहुंचेगा ना, दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, अगर बफर फुल है तो आगे कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी, और ये स्टेटमेंट ट्रू भी है, तो व्हाइल को क्या करना है? दोबारा एग्जीक्यूट करना है। फिर कंडीशन ट्रू है, दोबारा एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करता रहेगा वो? यहाँ पे स्पिन करता रहेगा, बार बार इनफाइनाइटली इसको, इस कंडीशन को चेक करता रहेगा। कब तक? जब तक बफर फुल रहेगा, क्योंकि जब तक बफर फुल रहेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। ये ऐसा ही है कि आपने भी बेकरी की शॉप खोली हुई है, ठीक है, आपने एक जो है वो केक बनाना है, जितने भी स्लॉट्स हैं आपके पास 4 या 5 तो 5 केक आपने बना के रख दिए, ठीक है। आपका टास्क ये है कि आपने देखना है जैसे कोई केक जो है वो कोई कस्टमर परचेज करता है, आपने एक और केक बना देना है। तो आप क्या करते हो? थोड़ी देर बाद चेक करते हो कि केक परचेज तो नहीं कर लिया, केक परचेज तो नहीं कर लिया, केक परचेज तो नहीं कर लिया, सो। तो ये एग्जैक्टली ये कंडीशन बार बार चेक हो रही है कि क्या बफर फुल है, ठीक है वेट करो, बफर फुल है, ठीक है वेट करो, एंड सो। तो जब तक बफर फुल रहेगा वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इन केस अगर उसको स्लॉट मिल जाती है, बफर फुल नहीं है, तो वो क्या करेगा? इन जहां पे पॉइंट कर रहा है बफर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आइटम्स जो है यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे भी पड़ी हुई थी, ये कंज्यूम हो गई, तो आपका जो आउट है वो अब यहाँ पे पॉइंट करेगा, और इन आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इन केस, इस केस में ये कंडीशन वायलेट हो गई है, बफर अब फुल नहीं है, तो क्या करेगा? इस जगह पे बफर इन जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे एक नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आइटम जो है यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है जो कि कोई भी आइटम प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख सकता है, तो यहाँ पे वो आइटम रख देगा और इन को क्या कर देगा? इंक्रीमेंट। जब हम इनको इंक्रीमेंट करेंगे उसको हमेशा मोड साइज के साथ
करेंगे, ठीक है, +1 करके मोड साइज करेंगे, ताकि इनमें जब इन यहाँ पे आए तो उसमें जब +1 करें तो दोबारा से वो ऊपर चला जाए। तो दिस इज फॉर सर्कुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोड्यूसर जो है वो आइटम्स प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर ने कंज्यूम आइटम कब करनी है? उसने फुल चेक करना है या एम्प्टी? उसने चेक करना है क्या जो आपका बफर है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो लूप करे उधर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये नीचे आपको कोड नजर आ रहा है कंज्यूमर का। कंज्यूमर देखेगा एम्प्टी कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। तो अगर इन और आउट दोनों इक्वल है, इसका मतलब बफर एम्प्टी है, तो वो इसको यहाँ पे ही वेट करता रहेगा, नीचे नहीं आएगा कभी। अगर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है देयर इज एन एटम जो कि कंज्यूम की जा सकती है। तो आइटम जो है वो आउट से पिक करेगा। बफर आउट पे जो भी आइटम पड़ी हुई है वो नेक्स्ट कंज्यूम, उसको कंज्यूम कर लिया, उसने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया और आउट को +1 कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ कोड फॉर प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है। सिर्फ इसमें एक अजम्पशन ये है कि जो जो बफर है वो प्रोसेस ए भी उसको एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस बी भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज डन बाय टू प्रोसेसेस, ठीक है। ये दो प्रोसेस इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये है शेयर्ड मेमोरी, वाया शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको उसका सिंपल सा लॉजिक बताई है। एक्चुअल में ये कैसे होगा, इसका प्रोग्राम कैसे राइट किया जा सकता है, वो आप इसका प्रोग्राम है या मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका कोड जो है वो बेसिकली स्लाइड्स में अवेलेबल है। स्लाइड्स नंबर जो स्लाइड्स हैं उस पर कोड जो है वहाँ पे अवेलेबल है। लेट मी चेक दिस। फैन ऑफ कर दो। ओके, सो एक तो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन, वो मैंने आपको बताया, वो उसका कोड भी मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर समझ आ रही है ठीक है, फिर भी अगर नहीं आए फिर भी ठीक है, लेकिन बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया ताकि आगे थोड़ा सा आइडिया हो। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू हम दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में दो कंप्यूटर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं? दो कंप्यूटर्स वाया मीन्स, जैसे आपका कोई नेम है ना, मैंने आपको अगर इनवाइट करना है, ठीक है, आप तो आपका मैं नेम लूंगा, ठीक है, या आपका आईडी एक यूनिक आईडी है, ठीक है। इस तरह से अगर नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, मेरा लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने किसी एक खास कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना है, तो मैं उसका नेम जो है वो क्या यूज करूंगा? आईपी एड्रेस, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑन द नेटवर्क, ठीक है। अब एक जो मशीन है उसके ऊपर एक खास प्रोसेस से मैंने कम्युनिकेशन करनी है। और ऑफ कोर्स एक मशीन है, उसके ऊपर अभी ब्राउजर भी रन हो रहा है, मैंने नोटपैड भी ओपन किया हुआ है, ठीक है, मैंने और भी बहुत सारी चीजें ओपन की हैं, कोई टूल भी ओपन किया हुआ है, मैंने स्लाइड्स ओपन की हैं। दीज आर प्रोसेसेस, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मेमोरी में है, ओके, इस टाइम पे ये चल रहे हैं। अब मैंने जो है ना वो किसी खास प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन करनी है। आईपी एड्रेस तो सिर्फ उस मशीन का एड्रेस है, उस मशीन के ऊपर चले जाओ, अब चले गए। अब आगे किस प्रोसेस से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, उसको आपको पता है कि वो किस तरह से होती है। पोर्ट का सुना है आपने? पोर्ट आईपी, आईपी एड्रेस, आईपी प्लस पोर्ट नंबर या पोर्ट आईडी, ठीक है। ये बेसिकली आपको एक यूनिक प्रोसेस आईडी बताता है, ठीक है। इसको, इसका नाम है सॉकेट, इसको कहते हैं सॉकेट। तो अगर आपने दो
डिफरेंट मशीन्स के ऊपर दो प्रोसेसेस हैं, उनके दरमियान अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको सॉकेट यूज करना पड़ेगा। आईपी प्लस पोर्ट एड्रेस। पोर्ट आईडी क्या होता है? पोर्ट एड्रेस जो है ये बेसिकली किसी प्रोसेस का आईडी होता है। जो मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको एक आईडी असाइन होता है, वही पोर्ट आईडी होता है। तो उस मशीन के ऊपर इस प्रोसेस के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, वो सॉकेट के थ्रू आप करते हो। सॉकेट इज आईपी प्लस पोर्ट आईडी। Okay, if you want to communicate two processes on two different machines, then you have to use socket. तो socket कब यूज करेंगे? जब दो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। एक इस मशीन के ऊपर प्रोसेस रन हो रहा है, एक आईपीसी लैब में पड़ा हुआ है प्रोसेस, जो पीसी वहां पे कोई प्रोसेस चल रहा है, उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है तो सॉकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम मशीन है, ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, सेम मशीन है, दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, तो उसके लिए हम फीफो यूज करते हैं। ठीक है, फीफो प्रोसेसेस ऑन द डिफरेंट मशीन्स यूज सॉकेट। ओके, प्रोसेसेस टू डिफरेंट प्रोसेस ऑन द सेम मशीन यूज फीफो, एंड टू सिमिलर प्रोसेसेस या टू कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, अगर दो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करेंगे पाइप। These are three inter-process communication mediums जो कि हम दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। पाइप, फीफो, सॉकेट। तो कौन बताएगा पाइप कब यूज करेंगे? कोऑपरेटिव पाइप हम दो डिफरेंट मशीन्स हैं, एक आईपीसी लैब में पड़ी हुई है, एक ये मशीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर प्रोसेस रन हो रहे हैं, एक प्रोसेस वहां पे रन हो रहा है, एक प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है। दोनों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करनी है तो पाइप यूज कर सकते हैं? नहीं, पाइप यूज नहीं कर सकते। पाइप सिर्फ तब यूज होगा जब दो कोऑपरेटिव प्रोसेस होंगे। ठीक है सर, अगर दो मशीन्स क्लस्टर हुई हुई है तब आप कौन सा यूज करेंगे? सॉकेट। यहाँ से तो फिर सॉकेट यूज करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको पाइप के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस क्लास में पाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम फीफो और सॉकेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फीफो सेम मशीन और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम फीफो यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइप कैसे यूज करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जल्दी जल्दी इसकी एग्जांपल लेते हैं। पाइप होता क्या है? पाइप इज अ कम्युनिकेशन चैनल और लिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस, जिसमें एक प्रोसेस जो है उस पाइप के ऊपर राइट करता है, दूसरा प्रोसेस जो है उससे रीड करता है। ठीक है, तो पाइप इज अ कम्युनिकेशन चैनल और लिंक। ओके, सो ये पाइप क्रिएट किस तरह से करते हैं और पाइप को किस तरह से यूज कर सकते हैं हम? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ये कोड है इसका। there is a pipe system call जिसको हम यूज करके दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मैसेज जो सेंड करना है, ये जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हो दूसरे प्रोसेस को, उसका नाम है हेलो वर्ल्ड। पाइप कब यूज करेंगे? दो कोऑपरेटिव प्रोसेस होंगे, और दो कोऑपरेटिव प्रोसेस कब होंगे? जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, तो वो कोऑपरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली इस कोड में कहीं ना कहीं फॉक हो रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉक हम यूज कर रहे हैं। तो फॉक आपको पता है कि फॉक क्या करती है। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टू इंटीजर्स की आपने एक अरे बनानी है। ठीक है, तो आपने एक अरे ले ली टू इंटीजर्स की। ठीक है, इसमें दो स्लॉट्स हैं 0 1। इसका नाम है पाइप एफडी। ये बेसिकली हम एक फाइल है उसका बेसिकली डिस्क्रिप्टर, जो मैंने आपको बताया था ना कि फाइल जब भी क्रिएट होती है तो उसका एक नंबर, एक इंटीजर नंबर जो है वो जनरेट होता है, उसको फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं।
वो हम स्टोर करने के लिए बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बेसिकली हमारे पास ये स्लॉट्स हैं पाइप एफडी के नाम से, दो बेसिकली इंटीजर ये अरे है हमारे पास। पाइप इज अ सिस्टम कॉल जिसको यूज करते हुए हम पाइप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम पास क्या करते हैं, ये वाली अरे जो है ये पास करते हैं, ठीक है। तो ये अरे हमेशा जब आप पास करते हो, अरे हमेशा बाय रेफरेंस पास होती है, ओके। अरे बिहेव्स लाइक अ पॉइंटर। बाय रेफरेंस पास होने का मतलब ये है कि अगर पाइप की सिस्टम कॉल में कोई चेंज करता है, ये वाला पाइप एफडी को चेंज करता है, तो वो चेंजेस यहाँ पे बाद में नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो पाइप सिस्टम कॉल जब हम कॉल की तो ये क्या करता है, ये बेसिकली दो फाइल्स क्रिएट करता है इंटरनली। पाइप सिस्टम कॉल दो फाइल्स क्रिएट करती है और दोनों के जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं वो यहाँ पे राइट कर देती है, इसको पॉपुलेट कर देती है। इनिशियली ये जो अरे थी वो ब्लैंक थी, दोनों इंटीजर्स जो स्लॉट्स थी वो खाली थी। जब इसको हमने पास किया और ये अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आरसी में क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, मींस कि -1 रिटर्न होगा और ये हम कहेंगे कि पाइप सिस्टम कॉल जो है वो फेल हो गई। लेकिन इन केस अगर सक्सेसफुल होती है तो ये दोनों स्लॉट्स जो है फिलअप हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो 4, यहाँ पे हो 4, यहाँ पे हो 5 सपोज, ओके। तो ये पॉपुलेट हो जाएगी, चलिए सक्सेसफुल हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉग सिस्टम कॉल यूज की। एक चाइल्ड क्रिएट होगा, पूरे के पूरे कोड की एक अलग से कॉपी बन गई, ओके। जब पूरे के पूरे कोड की कॉपी बन गई तो एफडी, ये पाइप एफडी जो है इसकी बेसिकली ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है ना, ठीक है। तो ये चाइल्ड के कोड में अलग है, पेरेंट के कोड में ये अलग है। जब चाइल्ड के कोड में अलग होगा, पेरेंट के कोड में अलग होगा पाइप एफडी, यहाँ पे भी 4 5 है, ये चाइल्ड के कोड में है, ये पेरेंट के कोड में है। पेरेंट ने करना है सपोज, चाइल्ड ने करना है सपोज राइट और पेरेंट ने करना है रीड। अगर पाइप PID 0 है इसका मतलब है ये चाइल्ड का कोड है। चाइल्ड क्या करता है, पाइप FD 0 के ऊपर जो फाइल डिस्क्रिप्टर है वो यूज होता है हमेशा रीडिंग के लिए, और पाइप FD 1 के ऊपर जो डिस्क्रिप्टर पड़ा हुआ है फाइल जो वो भी राइटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चाइल्ड का कोड समझ लें, ये पेरेंट का समझ लें। चाइल्ड ने क्या करना है, राइट करना है। राइट का मतलब ये है कि उसने ये वाला FD यूज करना है, इस FD को यूज करते हुए उस फाइल के ऊपर उसने मैसेज राइट कर देना, सिंपल। तो वो क्या करेगा, पाइप FD 1 जो है उसको यूज करेगा और जो भी मैसेज उसने राइट करना है वो मैसेज यहाँ पे उसने राइट कर दिया, राइट की सिस्टम कॉल को यूज करते हुए। राइट की सिस्टम कॉल ये करती है कि इस पाइप FD के ऊपर, मतलब ये फाइल के ऊपर ये वाला मैसेज सिंपल राइट कर देगी, ठीक है। उसने ये वाला जो रीडिंग के पर्पस के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर ओपन हुआ था इसको उसने यूज नहीं करना, तो इसको उसने स्टार्ट में ही क्लोज कर दिया था, क्लोज पाइप FD 0, इसको उसने क्लोज कर दिया क्योंकि रीडिंग उसने करनी नहीं है चाइल्ड ने, उसने करना है राइट। रीडिंग किसने करनी है, पेरेंट ने। इसने राइटिंग करनी है, इसने रीडिंग करनी है। ये कौन सा FD क्लोज करेगा और किससे रीड करेगा, 0 से ये रीड करेगा, रीडिंग के लिए 0। तो ये जो पाइप FD, ये FD होगा ना 1, ये इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पेरेंट ने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया इस फाइल को, और उसने यहाँ से उसने रीडिंग करनी है, ठीक है। तो ये है क्या, बेसिक फाइल भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो राइट कर रहा है और पेरेंट यहाँ से ना रीड कर रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ से, पेरेंट ने क्या किया, ये वाला FD क्लोज कर दिया, इस FD से उसने रीड किया, किस कमांड से, किस इंस्ट्रक्शन से, रीड की इंस्ट्रक्शन से। रीड पाइप FD 0 दिया उसने, ठीक है। पाइप FD 0 में जो भी पड़ा हुआ है, जो भी वेरिएबल, मतलब ऑब्वियसली इंटीजर डिफरेंट होगा हर केस में जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो वहां से जो भी उसने रीडिंग की है वो अपने उसने एक लोकल बफर में स्टोर कर ली है, ये रीड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। रीड की इंस्ट्रक्शन ये करती है कि इस फाइल से जो भी कंटेंट्स हैं वो इस बफर में राइट कर देती है। और जो राइट की कमांड है, राइट की जो हमारे पास वो फंक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है,
ये जो स्ट्रिंग है जो बफर में पड़ी हुई है अभी बेसिकली इसमें राइट कर देता है। यहाँ पे हमें साइज देना पड़ता है, यहाँ पे हमें साइज जो है वो नहीं देना पड़ता। ओके, तो इस तरह से जब उसने रीड कर लिया, उसने बताया कि कितनी नंबर ऑफ बाइट्स जो है उसने रीड की है, उतनी नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा है। अगर आप पाइप एफडी जो है ना यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं। देयर आर स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स 1 0 1 2। 1 का मतलब होता है कंसोल के ऊपर राइट करो, कंसोल जो आपका टर्मिनल है। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो हमेशा कंसोल के ऊपर आपको चीजें नजर आएंगी। अगर आप 0 से कोई चीज रीड करते हैं इसका मतलब है आप कंसोल से रीड करना चाहते हो। ठीक है, सो पेरेंट ने जो चीज रीड की है, ठीक है, वो सिंपल और कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है और कुछ नहीं करना। ओके, तो ये हमारा कोड था पाइप का। पाइप आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? पाइप हमेशा आप कोऑपरेटिव प्रोसेस में यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें आप फॉर्क कर रहे हैं उसमें आप पाइप यूज कर सकते हैं। पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करनी है ना तो आप पाइप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है उन प्रोसेस के दरमियान आप पाइप कभी नहीं यूज कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा टफ था क्योंकि आप लोगों ने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई। लेकिन आपके साथ में मैंने शेयर की हुई है ये वाली बात। आप इसमें जो है ना कोड थोड़ा सा देख के आया करेंगे। कोड जो है अगर आपने थोड़ा सा पहले देखा होगा ना तो आपको बड़ा इजी लगता है। जब पहली दफा आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर जो है इसको आप देखते रहे। इसके ऊपर ग्रैंड क्विज होगा, ठीक है, और वो ऑनलाइन ही होगा ग्रैंड क्विज। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम Q4 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। अभी आप जा सकते हैं।